बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामी तारीख के इस मालूमाती सिलसिले की किस्त नंबर 58 में हम बयान कर रहे हैं जंग फराज। एक अहम फौजी मारका था जो हजरत खालिद बिन वलीद की कमान में मुस्लिम अफवाज और बाज़ंतीनी रोमियों, ईसाइयों और अरबों के मुश्तरका फौजों के दरमियान लड़ी गई थी। ये मार्का 633 ईस्वी में दरिया फरात के किनारे पर हुआ था और इसने खालिद बिन वलीद की मेसोपोटामिया की मुहिम के आखिरी मरहले को निशानजद किया था। इससे पहले कि इसे अरब वापस बुलाया जाए, फराज की फतह ने इराक और शाम के कुछ हिस्सों पर मुसलमानों का कंट्रोल मजबूत कर दिया था और बेवक्त मुतहद दुश्मन धड़ों से निपटने में खालिद बिन वलीद की हिकमत अमली का मुजाहरा किया। फराज की जंग इब्तदाई इस्लामी फतवात के बड़े सिलसिले के हिस्सा थे जो खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की क़यादत में शुरू हुई थी। इराक में सियासानी फारसी अफवाज और शाम में बाज़ंतीनी अफवाज पर मुसलमानों की तेज रफ्तार फतवात के बाद बाकी मानदा मुआफ़ज़ों, जिनमें फारसी फौजों और मकामी ईसाई अरब कबाइल शामिल थे, ने दोबारा मुनज़्ज़म होने और आगे बढ़ने वाले मुस्लिम अफवाज के खिलाफ मज़ामत करने की कोशिश की। फराज दरिया दजला और फरात के संगम के करीब एक मुकाम है। फारस और बाज़ंतीनी फौजों के बाकियात के लिए हतमी मौक़िफ़ बनाने के लिए एक मिसाली दफाई मुक़द्दम था। ये जंग मुनफरद थी क्योंकि इसने दो बड़ी साम्राज्यी ताकतों रोमियों और बाज़ंतीनियों और फारसियों के मुसलमानों के खिलाफ अरब ईसाई इत्तेहादियों के साथ अफवाज में शामिल होते देखा। हजरत खालिद बिन वलीद, जो अपनी अस्करी सालियतों के लिए मशहूर थे, इराक में पहले ही मुतअद्दिद लड़ाइयाँ जीत चुके थे, जिनमें चीन, वलाचा और अलाइस में फैसलाकुन फतवात शामिल है। इसकी हिकमत अमली सिर्फ अलग थलग दुश्मन क़ुव्वतों को शिकस्त देना नहीं थी, बल्कि इन्हें दोबारा मुनज़्ज़म होने और जवाबी हमला करने से रोकना था। फराज में बढ़ती हुई नज़ामत से आगाह वो अपनी फौज के साथ इत्तेहादी फौज का मुकाबला करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने पहले कि वो मजबूत दफा कदम कर सकें। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुस्लिम फौज जंग की सख्त गिर अरब सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, जिसकी तादाद 16,000 से 20,000 के लगभग थी। इनमें से बहुत से लोग हजरत खालिद बिन वलीद के साथ इसके इब्तदाई मुहम्मत में लड़ चुके थे और इसकी हिकमत अमली से बखूबी वाकिफ थे, खास तौर पर इसकी नकल हरकत, धोखा दही और इस रफ्तारी हमलों के इस्तेमाल से। मुख्तलिफ तरह बाज़ंतीनियों, फारसियों और इनके अरब ईसाई इत्तेहादी को मुश्तरका अफवाज की तादाद 50,000 के लगभग थी। अगरचे ये तादाद मुस्लिम फौज से बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन अफवाज का इत्तेहाद कमजोर था क्योंकि वो मुख्तलिफ पस मंजर से आए थे और इनकी मुख्तलिफ फौजी रवायत थी। इस इख्तलाफ से जंग के इंतजाज में अहम किरदार अदा किया था। हजरत खालिद बिन वलीद, जो मैदान जंग में बढ़ने की सलीत के साथ मशहूर थे, ने अपने दुश्मनों की कमजोरी से फायदा उठाने का मंसूबा बनाया। इसने अपनी फौज को इस तरह से खड़ा किया जिस तरह खित्ते का फायदा उठाया। दरिया फरात को कुदरती रुकावट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की कमर को आजादाना तौर पर चालबाजी से रोका, ये समझते हुए कि इसकी अफवाज की तादाद बहुत ज्यादा है। इसका मकसद दुश्मन कुव्वतों के कुछ हिस्सों को अलग थलग करना और इनके तादाद का एक साथ सामना करने की बजाय इनफरादी तौर पर इन्हें शिकस्त देना था। जंग के आगाज में फारस और बाज़ंतीनी फौज ने एक मजबूत हमला किया, इस उम्मीद पर कि मुसलमानों को इनके अददी बरतरी से मतलूब कर दिया जाए। ताहम हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने घुड़सवारों को हरासा करने और इनके तश्कील में खलल डालने के लिए इस्तेमाल किया। इसने एक फर्जी सिपाही को इंजाम दिया, एक ऐसा हरबा जो इसने पिछली लड़ाइयों में कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया था। दुश्मन की फौजों के कुछ हिस्सों को फंदे के तौर पर फंसाया। यूं जो दुश्मन आगे बढ़ रहा था, मुसलमानों ने अचानक पलटकर पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला किया, जिससे इंतशार पैदा हो गया और इनकी आम आहंगी टूट गई।
حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے عرب عیسائی فوج کو بھی نشانہ بنایا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اتحادیہ فوج کی سب سے کمزور کڑی ہیں۔ ایک بار جب وہ شکست کھا گئے تو انہوں نے اپنی توجہ فارسیوں اور بازنطینیوں کی طرف موڑ دی۔ یہ لڑائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی، جس میں دریا کے کنارے پر شدید لڑائی ہوئی۔ بالآخر خالد بن ولید کی فوج کی اعلیٰ حکمت عملی اور نظم و ضبط دشمن کی فوجوں کے خاتمے کا باعث بنی۔ دشمن کی بہت سے سپاہی یا تو مارے گئے یا دریا پار بھاگنے کی کوشش میں ڈوب گئے۔ تو دوستو، فراز کی جنگ مسلمانوں کے لیے ایک فیصلہ کن فتح تھی، جو ان کے میسوپوٹیمیا مہم کے خاتمے کی علامت تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی کامیابی نے باقی ماندہ فارسی اور بازنطینی فوج کو مزید مغرب کی طرف پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیا، جس سے شام اور فارس میں مستقبل میں مسلمانوں کی توسیع کی راہ ہموار ہوئی۔ اس جنگ نے خالد بن ولید کی عسکری قیادت کی تاثیر کی بھی ظاہر کیا، کیونکہ وہ مہارت اور میدان جنگ میں موافقت کے ذریعے عددی اعتبار سے اعلیٰ ترین دشمن کی شکست دینے میں کامیاب رہا۔ اس فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید کو خلیفہ ابو بکر کی طرف سے حکم نامہ ملا کہ وہ عراق چھوڑ کر شام کی طرف بڑھیں تاکہ بازنطینیوں کے خلاف مسلمانوں کی مہم میں مدد کرے۔ اس کی روانگی نے اسلامی فوجی توجہ کے میسوپوٹیمیا سے لیونٹ کی طرف منتقلی کی نشاندہی کی، جہاں مزید اہم لڑائیاں جیسے یرموک وغیرہ ہوئی تھیں۔ فراز کی جنگ ابتدائی اسلامی فتوحات کی سب سے نمایاں مصروفیات میں سے ایک بھی ہے۔ اس نے جنگ سے خالد بن ولید کی بے مثال مہارت کو ظاہر کیا، خاص طور پر عددی اعتبار سے اعلیٰ اور کثیر النسل دشمن کو اس کے سامنے کرنے اور اپنے شکست دینے میں دشمن کے کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنی فوجوں میں بلند حوصلے کو برقرار رکھنے اور شاندار حکمت عملی کے انجام دینے کی ایک قابلیت نے مسلمانوں کی فتح کو باہمی بنیاد بنایا۔ اس جنگ نے اہم علاقوں اور مسلمانوں کے کنٹرول کو مزید مضبوط کیا اور بازنطینی اور فارس کے علاقوں میں اسلامی سلطنت کی توسیع کا مرحلہ طے کیا گیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل اسی وقت ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔